हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पार्ट 2, दूसरा भाग। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक पारदर्शी माध्यम से चलकर आई और दूसरे पारदर्शी माध्यम में आई तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, जैसे वायु से चल के आ रही और पानी में गई, प्रकाश की किरण जब वायु से चल के पानी में आएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जिस मार्ग में जा रही होगी उस मार्ग में नहीं जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के हमने 2 नियम बताए थे। देखिए, ये आपका अभिलंब था, ये आपाती किरण है, ये अपवर्तित किरण। इसे आपने आपाती किरण कहा था या आपतित किरण, इसे आपने अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपाती किरण, अपवर्तित किरण, और ये है आपका अभिलंब। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपाती किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब में देखिए कि बीच में जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण की जया, आपतन कोण को I से, अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, हमने ये आपको कल, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये हमने अपवर्तन निकालने का कल पहला फॉर्मूला पढ़ाया था हमने। एक माध्यम के सापेक्ष यदि आपको आपतन कोण I दिया, मान लो आपतन कोण 60 डिग्री दिया और अपवर्तन कोण आपको 30 डिग्री दे दिया। यदि आपको किसी माध्यम में, एक माध्यम में आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, बताइए तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin I अपॉन sin R होगा। sin 60 √3/2, sin 30 1/2, 1/2 होगा √3। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक √3 होता है। अपवर्तनांक की कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आए ना? ये एक अनुपात है ये। यानी आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको अपवर्तनांक निकालना है। यदि आप यहाँ पे, कल आपने स्नेल का नियम सीखा था कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं ये। फिर कल हमने आपको, कल हमने अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? यदि आपको आपतन कोण I दिया हो, अपवर्तन कोण R दिया हो, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin I अपॉन sin R से निकालेंगे। लो, अपवर्तनांक आ गया एक माध्यम के सापेक्ष।
अपवर्तनांक निकालने के आज हमने एक और फॉर्मूला बता दिया। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उन माध्यमों में, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, अपवर्तनांक निकाल इस लेसन में, इस पाठ में आपको केवल अपवर्तनांक निकालने के लिए आ सकता है। आपको अपवर्तन की परिभाषा पूछ सकता है। वो अपवर्तन की परिभाषा है, अपवर्तन की परिभाषा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में चले तो उसकी चाल ज़्यादा होगी। हमने कल आपको विरल माध्यम की परिभाषा ही बताई थी। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो वो विरल माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम कहलाता है। वायु विरल माध्यम है, पानी, जल वायु के सापेक्ष सघन होता है। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, लेकिन जल में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है। तो वायु विरल माध्यम हो गया, जल वायु के सापेक्ष सघन हो गया, और कांच जल के सापेक्ष सघन है। यानी जल और कांच की बात करें तो जल तो होगा विरल माध्यम और कांच होगा सघन माध्यम। जल के सापेक्ष कांच, ध्यान रखना, कांच के सापेक्ष जो जल होगा ना वो विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो यदि आपको अपवर्तनांक निकालना हो, और देखिए, यदि आपतन कोण आई दिया हो और अपवर्तन कोण आर दिया हो, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर दिया हो, तो अपवर्तन निकालने का फॉर्मूला होता है 1n2 sin i अपॉन sin r। यानी अपवर्तन निकालने का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। आपको हम वैसे एक नंबर में क्वेश्चन दे देंगे, आपतन कोण आई दे देंगे, अपवर्तन कोण आर दे देंगे। आई और आर आपको हमने दे दिया, ठीक है, और टेबल से आप इसकी वैल्यू निकालना जानते ही है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी है ना टेबल निकालना, उसमें आप इसकी वैल्यू निकालना जानते ही है, रख देंगे। अपवर्तन निकालने का दूसरा तरीका ये है कि मान लो एक माध्यम में प्रकाश की चाल दे दी जाए और दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की चाल दे दी जाए, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मान लीजिए पहला माध्यम एयर है, एयर माने वायु है, और दूसरा माध्यम जल है, वाटर है। यदि पहला माध्यम एयर है, वाटर है, एयर है, और दूसरा माध्यम जल है, तो बताइए A&W क्या होगा? एयर में प्रकाश की चाल, एयर मतलब वायु, अपॉन वाटर, W में W मतलब वाटर, जल में प्रकाश की चाल। A&W इक्वल टू कहलाएगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। तो इसका मतलब वो ये कह रहा कि यदि आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए कहेंगे हम, यदि हम I और R दे देंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना और साइन I अपॉन साइन R से अपवर्तनांक निकाल लेना। लेकिन अगर हम आपको प्रकाश की चालें दे दें, आपको दे दें कि हम वायु में प्रकाश की चाल दे दें और जल में प्रकाश की चाल दे दें, तो A&W वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इस फॉर्मूले से निकालना। समझ में आई ना? तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूले याद करना है। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन की परिभाषा। अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। जब कोई प्रकाश की किरण मान लो वायु से जल में जा रही, तो वायु में उसकी प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और जल में कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल जब बहुत तेजी से जा रही हो, जल में गई तो उसकी प्रकाश की, आप खुद समझिए
आप मान लीजिए, मान लो एक हवा का झोंका आया, आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो क्या होगा, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, आपकी दिशा मुड़ जाएगी ना। यही तो है, आप वायु से जल में जा रहे हैं, वायु से प्रकाश की किरण जल में जा रही है, वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, जल में जैसे जाएगी तो विरोध होगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम हम आपको बता चुके हैं। अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है, ये अपवर्तन का कारण है। ठीक है, हमने कल आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कल हमने आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाया था और सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाया था। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। कब होगा? यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कभी परिभाषाएं पूछ सकते, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता? सापेक्ष अपवर्तनांक यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो, पहला माध्यम वायु या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बताया था ना ये हमने आपको बताया था कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो हमने बोला था कि किसी वस्तु को यदि हम देख रहे हैं ना तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर मिलना चाहिए। हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे, किसी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर मिलना चाहिए। तारा हमसे बहुत दूर है, तारा हमसे बहुत दूर है। जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरण, जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंख में पहुंचती है तो तारा हमें दिखाई देगा। लेकिन अपवर्तन के कारण जो तारे से आने वाला जो प्रकाश है, तारे से आने वाला प्रकाश है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसलिए जो तारे से आने वाले प्रकाश की किरण है ना वो कभी हमारी आंख में जाती है और कभी हमारी आंख में नहीं जाती है। इस टाइप से मैं कल समझा था। ये हमने आपको बताया था कि ऐसे हम अभी इसके और कारण बताएंगे। अभी तो इसमें और अभी तो शुरुआत है इसकी। यहाँ देखिए, अभी हमने आज आपको ये बताया कि आप अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध, यदि आपको एक माध्यम में प्रकाश की चाल दी हो और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दी हो और अपवर्तनांक निकालना हो, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। कम से कम आप इन फॉर्मूलों को याद रखिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके आ सकते। अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होता, अपवर्तनांक किसका कम होता, अपवर्तन का कारण क्या है, एक एक नंबर में ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आप याद रखिए। एक और हमने आपको बता दें, चलिए ये उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है ये, अभी आपने अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू आपने पढ़ा था कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि पहला माध्यम वायु हो,
और दूसरा माध्यम जल हो तो ANW, ए माने एयर, एन अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW। ध्यान रखिए थे हम बोले जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, तो इसका ये कछु आपने जल का अपवर्तनांक है ना, तो इसलिए समझ लीजिए किसी के सापेक्ष होगा। जैसे आपने बोला 1 and 2, 1 and 2 को आप क्या पढ़ते, 1 and 2 को पढ़ते पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम कहते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप ये इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चालें दे दी, निर्वात में प्रकाश की चाल ये दे दी, और पारदर्शी माध्यम मतलब कांच होगा, हो सकता है जल हो, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये दे दी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल ये दे दी। उनने पूछा है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए। निरपेक्ष अपवर्तनांक तो निर्वात के सापेक्ष होता है, आपको तो याद है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निर्वात यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु हो, पहला माध्यम निर्वात या वायु होना चाहिए, निर्वात या वायु के सापेक्ष पहला माध्यम निर्वात या वायु हो और दूसरा माध्यम अन्य कोई माध्यम हो, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी वो पूछा निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा, जो पारदर्शी माध्यम है ना, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा। तो आप ध्यान रखना, उसने पूछा है पारदर्शी माध्यम का, तो पहले बताइए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होगा। हम जैसे आपको जल का अपवर्तनांक पूछें तो हमें ये बताना पड़ेगा जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पहले बताइए पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है ये। तो हम आगे सवाल पढ़ेंगे, प्रकाश की पानी में चाल ज्ञात करो यदि निर्वात में प्रकाश की चाल। यहां देखिए यहां पे पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है और निर्वात में प्रकाश की चाल। उसने कहा पानी का अपवर्तनांक, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने पानी में प्रकाश की चाल पूछी है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे ये उसने ये दिया पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। पानी का अपवर्तनांक का मतलब कहलाएगा पानी का अपवर्तनांक। ध्यान रखना, अपवर्तनांक हमेशा सापेक्ष होता है। अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक, यहाँ पे दो माध्यम होना चाहिए, एक माध्यम तो पानी है, पानी का तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये है किसके सापेक्ष, देखिए दूसरा माध्यम आपका निर्वात है, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दी ना, निर्वात में प्रकाश की चाल दी है, पानी में प्रकाश की चाल उसने पूछी है। तो पानी का अपवर्तनांक का मतलब कहलाता है, अर्थात पानी का अपवर्तनांक अर्थात निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। निर्वात या वायु आप ऐसा कर सकते, ANW कर सकते, एयर या निर्वात एक ही शब्द कहलाता है 4/3। बताइए, चूंकि ANW बराबर क्या होता, ANW बराबर तो होगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु मतलब निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन पानी में प्रकाश की चाल। देखिए क्वेश्चन था पानी का अपवर्तनांक दिया था, अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष होता है,
हमने पूछा जल का अपवर्तनांक, तो आपको जल का अपवर्तनांक काय के सापेक्ष है आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हमने चालें देखी, पानी में तो प्रकाश की चाल उसने पूछी है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। निर्वात में प्रकाश, यहाँ दो माध्यम, एक तो निर्वात बन रहा और एक जल बन रहा। जल में जल का अपवर्तनांक दिया उसने, जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। नहीं समझ में आ रही? निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक हमेशा किसी के सापेक्ष होता है। तो हमने देखा कि माध्यम कौन कौन है, एक तो पानी है एक माध्यम, क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल पूछी है उसने और निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। तो दो माध्यम कौन होगा, पानी और निर्वात हो गए कि नहीं हो गए? तो आपने क्या किया, पानी का अपवर्तनांक अर्थात निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपको 4/3 दिया है। तो आपने कहा कि निर्वात या वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3, चूँकि हम तो जानते हैं कि ANW बराबर तो होता है एयर में प्रकाश की चाल अपॉन W वाटर में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। अब हम क्या करेंगे, ANW की वैल्यू दी है आपको 4/3, वायु में प्रकाश की चाल आपको दी है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। तो पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल 9 × 10⁸ अपॉन 4, बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2.25 आ जाएगा इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखिए आपको पानी का अपवर्तनांक दिया था, अपवर्तनांक होता है किसी के सापेक्ष। तो अब पानी का तो अपवर्तनांक पूछा, पानी का अपवर्तनांक तो उसने पूछा है। देखिए पानी का अपवर्तनांक नहीं, पानी का अपवर्तनांक दिया है, तो अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष होता है, दो माध्यम होना चाहिए। तो देखो एक तो माध्यम है पानी, पानी में तो प्रकाश की चाल पूछी, और एक माध्यम है निर्वात, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। तो जो पानी का अपवर्तनांक दिया है वो निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कहलाएगा। पानी का अपवर्तनांक का मतलब निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कहलाएगा। ये बताइए, निर्वात के सापेक्ष पानी का, निर्वात या वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया, परंतु निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। इसकी वैल्यू दी है आपको 4/3, वायु में प्रकाश की चाल ये दे दी, पानी में प्रकाश की चाल निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके आपने इससे डिवाइड कर दिया, इतने मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब देखिए अपवर्तनांक निकालने के लिए हमने आपको बताया अपवर्तनांक निकालने के दो तरीके हैं, या तो हमें आपतन कोण I दे दीजिए और अपवर्तन कोण R दे दीजिए। तो हम लगा देंगे 1 और 2, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू sin I अपॉन sin R। हम एक तो ऐसा कर सकते, या फिर आप ऐसा करिए हमें प्रकाश की चालें दे दीजिए, आप वायु में प्रकाश की चाल दे दो, जल में प्रकाश की चाल दे दो, हम ANW निकाल देंगे आपका। देखिए निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल ये दे दी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल ये दे दी। तो आप क्या करेंगे, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए, माध्यम का, माध्यम यहाँ पे देखिए पारदर्शी माध्यम का निर्वात, और एक तो एक माध्यम में आपका निर्वात है और एक पारदर्शी माध्यम है। एक तो एक माध्यम निर्वात है और एक कोई पारदर्शी हो सकता, पानी हो सकता वो कांच हो, ठीक। एक माध्यम है निर्वात, एक माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम है, उसने उसका नाम नहीं लिखा और उसने निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल दे दी। तो अब बताइए माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक तो वायु के सापेक्ष होता है, वायु या निर्वात के सापेक्ष होता है, आपको पता है ना। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो
तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उसने निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये कहलाया कि चूंकि ए एंड टी माने ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, निर्वात के सापेक्ष ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन ट्रांसपेरेंट में पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए ए एंड टी यानी निर्वात के सापेक्ष पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की, उसने कहा कि पारदर्शी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए, पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो सापेक्ष किसके, क्योंकि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक बताना है ना, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष होगा। क्योंकि अब आपको वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल दी है, तो आप क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष पारदर्शी माध्यम का ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल ए एन टी इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी है 3 × 10⁸ अपॉन पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की 2.4 × 10⁸। इससे आप ये कैंसिल कर दीजिए, 3/2.4 पॉइंट हटाइए ये, अब यहाँ पे 6 4 और 4 बंदा 1 बचा, ठीक है, तो 4 × 8 4 5 लो। अब ये आ गया अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। वायु या निर्वात एक ही माना जाता है, आप फिजिक्स में वायु निर्वात एक ही शब्द मानिए, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष ट्रांसपेरेंट माध्यम का निरपेक्ष, उसने कहा जो पारदर्शी माध्यम है इसका अपवर्तनांक ज्ञात करिए, तो चूंकि उसने निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा ना, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष होगा। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल। हल कर दिया, इतना आ गया। अपवर्तनांक का इसकी कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक अनुपात है। ऐसे आप ये देखिए, पानी का अपवर्तनांक दे दिया, आपने ये तो लिखा ही नहीं है काय के सापेक्ष, यानी ये तो पता चलेगा कि एक माध्यम पानी है। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे, उसमें दूसरा माध्यम क्या पूछ रहा वो, प्रकाश की पानी में चाल बताइए। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी, देखिए उसने, यानी जल का अपवर्तनांक दिया है और सापेक्ष शब्द कछु नहीं दिया, तो आप समझिए वायु या निर्वात के सापेक्ष। इसे क्या पढ़ेंगे, पानी का अपवर्तनांक का मतलब कहलाएगा, पानी का अपवर्तनांक का मतलब कहलाएगा वायु या निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। 4/3 दिया है, क्योंकि वायु या निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष W माने वाटर का अपवर्तनांक इक्वल टू 4/3 दिया है आपको। चूंकि A&W इक्वल टू तो होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, A&W आपने 4/3 रख दिया, वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके पानी में प्रकाश की चाल ये इतने मीटर प्रति सेकेंड आ गई। इसको आप उतार लीजिए, ये क्वेश्चन 2 उतार लीजिए आप। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम, ये ऊपर इसके विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है।
देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही, ये आ रही थी, विरल माध्यम से आई और सघन माध्यम में यदि अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश, देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अभिलंब की ओर झुक गई। ये नियम है। क्या नियम है? कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम है। अब बताइए, तारा है, तारे के पास वायु नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जैसे जैसे तारे का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो वायु उसको, पहले विरल वायु मिलेगी, फिर पृथ्वी तक आते आते उसे सघन वायु मिलने लगती है। आप हमारी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले बताइए। तारे, आपको तो पता है कि पृथ्वी के 320 किलोमीटर तक वायुमंडल है, केवल पृथ्वी के ऊपर 320 किलोमीटर तक वायुमंडल है। इसके बाद वायु नहीं होती है, इसके बाद वायु। तारा तो हमारे लाखों किलोमीटर दूरी पर होते हैं, तारे से प्रकाश आ रहा, देखिए तारे के पास वायु है ही नहीं है, तो तारे के पास का माध्यम विरल माध्यम हो गया। तारे के पास का, देखिए तारे का प्रकाश आ रहा, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आ रही, और जैसे ही हमारे पास आई तो हमारे पास तो बहुत सारी वायु है, हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक वायु होने के कारण जैसे ही वो हमारे पास आँख में आई, अपने उससे मुड़ गई। तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख में नहीं पहुंचता है, जिससे हमें तारा दिखाई नहीं देता है। लेकिन मान लीजिए किसी समय वायु शांत हो जाए, तो विरल हो जाए, तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख में सीधा आने लगेगा। मान लीजिए बहुत तेज़ी से हवा चल जाए, तो देखिए वहाँ तो विरल है वायु तारे के पास, और यहाँ हवा चल गई तो यहाँ सघन माध्यम हो गया, तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसीलिए हमें तारा कुछ क्षण के लिए दिखाई नहीं देगा। जब वायु फिर विरल हो जाएगी तो फिर वो तारे का प्रकाश हमारी आँख में आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि तारा दिखने लगेगा, तो हमके तारा जल गया। और जैसी वायु ज़्यादा हो गई, यही सघन माध्यम हो गया, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और हमें आँख में तारे का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, तो हम कह देंगे कि तारा टिमटिमा रहा। तो क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तारे के पास की जो वायु है वो विरल है, जब, और पृथ्वी पर जो वायु है अपेक्षाकृत सघन है। जब पृथ्वी पर वायु में हलचल नहीं होती है, जब वायु स्थिर होती है, तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख पे आ गया। लेकिन जब किसी क्षण वायु, पृथ्वी का वायुमंडल में एकाएक अधिक वायु आ जाए, हवा का झोंका आ जाए, हवा तेजी से चल जाए, तो पृथ्वी पर वायुमंडल कैसा हो जाएगा? सघन हो जाएगा। वहाँ विरल है, वहाँ सघन है। ऐसी स्थिति में तारे से आने वाले प्रकाश की किरण क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा उसका, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही, तो उसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मार्ग से विचलित हो जाएगी तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख में नहीं पहुँच पाएगा, और तारे से आने वाला प्रकाश हमें नहीं पहुँचेगा। किसी वस्तु को यदि हमें देखना है तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर मिलना चाहिए, केवल एक शर्त। यदि हमें किसी वस्तु को देखना है तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश, हम इस पेन को क्यों देख पा रहे हैं? पेन से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर पड़ना चाहिए। हमारी आँख में रेटिना है, रेटिना पर आना चाहिए। अगर रेटिना पर नहीं आएगी तो हम नहीं देख पाएंगे। अब बताइए, जब वायु विरल है पृथ्वी की, तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख पर पहुँच रहा था, तारा दिखाई दे रहा था। लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल में का एक परिवर्तन हो गया, यहाँ वायु ज़्यादा आ गई, तो क्या वहाँ से विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी, और विरल माध्यम से आई, जैसे यहाँ वायुमंडल सघन हो गया था, अपेक्षाकृत सघन हो गया था वायुमंडल, हवा ज़्यादा आ गई थी, तो ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो तारे से आने वाला प्रकाश जो हमारी आँख में पहुँच रहा था, तो हमें तारा दिख रहा था। अब प्रकाश की किरण विचलित हो गई तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख में नहीं पहुँच पाया, और तारा हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमें ऐसा लगता है ये तारा बुझ गया हो,
फिर वायुमंडल विरल हो जाएगा तो तारे का प्रकाश फिर हमारी आँख में आने लगेगा, तो हमें तारा जलता हुआ दिखाई देने लगेगा। कभी तारा जलता हुआ, कभी तारा बुझता हुआ, तो हम इसे तारे का टिमटिमाना कहते हैं। तो हमें तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नियम नंबर 1 है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नंबर 2, यदि कोई, देखिए अब यहाँ सघन माध्यम है और यहाँ पे विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये आप इनको रट लीजिए। जो पाठ, जिसको लेसन है ना, जो टफ होता है ना, इन्हीं की वजह से होता है। देखिए, अभी आपने कहा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो आपने तारे का वर्णन कर दिया कि तारे के पास की वायु विरल है और हमारी पृथ्वी पर वायु सघन है। तो यहाँ पे जब वायु अपेक्षाकृत यहाँ पे सघन होती है वायु, लेकिन जब वायु स्थिर होती है तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आँख पे आ गया। लेकिन मौसम में परिवर्तन हो गया तो सघन हो गई, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आ रही कि नहीं। इन पे आधारित पूरा पाठ इन्हीं 2 नियम पे आधारित रहता है। इनको आप रट जाइए। जितना भी हमने आपको पढ़ाया है इनको आप रिवीजन कर लीजिए, फेयर कॉपी में उतार लीजिए। आप अपने घर पे नोट्स बनाते रहिए, याद करिए, तब अगला पार्ट पढ़ना। पार्ट 2 यहीं समाप्त हो जाता है। पार्ट 3 के लिए आप रिवीजन करके आएँ, पूरा पढ़ के आएँ। समझ में आएगी नहीं, फिर से वीडियो देखिए, फिर से आप, ठीक है, उतार लीजिए। ये पाठ यहीं समाप्त हो गया। धन्यवाद।